अफसाना भजूका। सुरिंदर प्रकाश। आपका दोस्त माजिद। प्रेमचंद की कहानी का होरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी पलकों और भौंके तक के बाल सफेद हो गए थे। कमर में खून पड़ गया था और हाथों की नसें सांवले खरदरे गोश्त में से उभर आई थी। इस असना में उसके हाथ दो बेटे हुए थे जो अब नहीं रहे। एक गंगा में नहा रहा था कि डूब गया और दूसरा पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के साथ उसका मुकाबला क्यों हुआ, उसमें कुछ ऐसी बताने की बात नहीं। जब भी कोई आदमी अपने वजूद से वाकिफ होता है और अपने इर्द गिर्द फैली हुई बेचैनी महसूस करने लगता है तो उसका पुलिस के साथ मुकाबला हो जाना कुदरती हो जाता है। बस ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ था और बूढ़े होरी के हाथ हल्के हत्थे को थामे हुए एक बार ढीले पड़े, जरा कांपे और फिर उनकी गिरफ्त अपने आप मजबूत हो गई। उसने बेलू को हाँक लगाई और हल्का फल जमीन का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ गया। उन दोनों बेटों की बीवियां थी और आगे उनके 5 बच्चे, 3 गंगा में डूबने वाले के और 2 पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले के। अब उन सब की परवरिश का बार हूरी पर आन पड़ा था और उसके बूढ़े जिस्म में खून जोर से गर्दिश करने लगा था। इस दिन आसमान सूरज निकलने से पहले कुछ ज्यादा ही सुर्ख था और हूरी के आंगन के कुएं के गर्द 5 बच्चे नंग धड़ंग बैठे नहा रहे थे। उसकी बड़ी बहू कुएं से पानी निकाल निकाल कर उन पर बारी बारी उंडेलती जा रही थी और वो उछलते हुए अपना पंडा मलते पानी उछाल रहे थे। छोटी बहू बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर चेंगरी में डाल रही थी और हूरी अंदर कपड़े बदल कर पगड़ी बांध रहा था। पगड़ी बांधकर उसने ताकचे में रखे आईने में अपना चेहरा देखा। सारे चेहरे पर लकीरें फैल गई थी। उसने करीब ही लटकी हुई हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर के सामने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाया और फिर दरवाजे में से गुजर कर बाहर आंगन में आ गया। सब तैयार हैं? उसने कदर ऊंची आवाज में पूछा। हाँ बापू, सब बच्चे एक साथ बोल उठे। बहू ने अपने सरों पर पल्लू दुरुस्त किए और उनके हाथ तेजी से चलने लगे। हूरी ने देखा अभी कोई भी तैयार नहीं था, सब झूठ बोल रहे थे। उसने सोचा ये झूठ हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। अगर भगवान ने हमें झूठ जैसी नियामत न दी होती तो लोग धड़ाधड़ मरने लग जाते, उनके पास जीने का कोई बहाना न रह जाता। हम पहले झूठ बोलते हैं और फिर उसे सच साबित करने की कोशिश में देर तक जिंदा रहते हैं। होरी के पोते पोतियां और बहुएं अभी अभी बोले हुए झूठ को सच साबित करने में पूरी तंदही से जुट गईं। जब तक होरी ने एक कोने में पड़े कटाई के औजार निकाले और अब वो सचमुच तैयार हो चुके थे। उनका खेत लहलहा उठा था, फसल पक गई थी और आज कटाई का दिन था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई त्योहार हो। लोग सब बड़े बड़े चाव से जल्द अज जल्द खेत पर पहुंचने की कोशिश में थे कि उन्होंने देखा सूरज की सुनहरी किरणों ने सारे घर को अपने जादू में जकड़ लिया है। उरी ने अंगूछा कंधे पर रखते हुए सोचा, कितना अच्छा समय आ पहुंचा है। न हेलमंद की धौंस, न बैनिए का खटखाना, न अंग्रेज की जोर जबरदस्ती और न जमींदार का हिस्सा। उसकी नजरों के सामने हरे हरे खुशे झूम उठे। चलो बापू, उसके बड़े पोते ने उसकी उंगली पकड़ ली। बाकी बच्चे उसकी टांगों के साथ लिपट गए। बड़े बहू ने कोठड़ी का दरवाजा बंद किया और छोटी बहू ने रोटियों की पोटली सर पर रखी। बैर बजरंगी का नाम लेकर सब बाहर की 4 दीवारी वाले दरवाजे में से निकलकर गली में आ गए और फिर दाएं तरफ मुड़कर अपने खेत की तरफ बढ़ने लगे। गांव की गलियारों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग खेतों को जा रहे थे। सबके दिलों में मसरत के अनार फूटते महसूस हो रहे थे। सबकी आंखें पकी फसलें देखकर चमक रही थी। हूरी को लगा जैसे जिंदगी कल से आज जरा मुख्तलिफ है। उसने पलटकर अपने पीछे आते हुए बच्चों की तरफ देखा। वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे किसान के बच्चे होते हैं। सामने मरेल से जो सेब गाड़ी के पहियों की आवाज और मौसम की आहट से डर जाते हैं। बहुएं वैसी ही थी जैसी कि गरीब किसान की बेवा औरतें होती हैं। चेहरे गोगंटू में छुपे हुए और लिबास की एक एक सिलवट में गरीबी जुओं की तरह छुपी बैठी। वो सर झुकाकर फिर आगे बढ़ने लगी। वो सर झुकाकर फिर आगे बढ़ने लगा। गांव के आखिरी मकान से गुजरकर आगे खुले खेत थे। करीब ही रहट खामोश खड़ा था। नीम के दरख्त के नीचे एक कुत्ता बेफिक्री से सोया हुआ था। दूर तवेले में कुछ गायें, भैंसें और बैल चारा खाकर फनकार रहे थे। सामने दूर दूर तक लहलहाते हुए सुनहरी खेत थे। इन सब खेतों के बाद जरा दूर जब ये सब खेत खत्म हो जाएंगे और फिर छोटा सा नाला पार करके अलग थलग होरी खेत था।
जिसमें जोना पकड़ कर अंगड़ाइयां ले रहा था। वो सब पगडंडियों पर चलते हुए दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे रंग बिरंगे कपड़े घास पर रेंगे चल रहे हों। वो सब खेत की तरफ जा रहे थे जिसके आगे था थल था, दूर दूर तक फैला हुआ, जिसमें कहीं कहीं हरियाणी नजर न आती थी। बस बस थोड़ी बेजान मिट्टी थी जिसमें पाँव रखते ही धंस जाता था, और मिट्टी यूं भर भरी हो गई थी जैसे उसके दोनों पेटों की हड्डियां चता में जलकर फूल बन गई थी, और फिर हाथ लगाते ही रेत की तरह बिखर जाती थी। वो थल धीरे धीरे बढ़ रहा था। हूरी को याद आया पिछले 50 वर्षों में वो 2 हाथ आगे बढ़ आया था। हूरी चाहता था जब तक बच्चे जवान हों वो थल उसके खेत तक न पहुंचने, और तब तक वो खुद किसी थल का हिस्सा बन चुका होगा। पगडंडियों का न खत्म होने वाला सिलसिला इस पर हूरी और उसके खानदान के लोगों की हरकत करते हुए नंगे पांव सूरज आसमान की मशरिकी खिड़की में से झांक कर देख रहा था। चलते चलते उनके पांव मिट्टी से अट गए थे। कई इर्द गिर्द के खेतों में लोग कटाई करने में मसरूफ थे। वो आते जाते को राम राम कहते और फिर किसी अनजाने जोश और वलवले के साथ टहनियों को जरांती से काट कर एक तरफ रख देखते। उन्होंने बारी बारी नाला पार किया। नाले में पानी नाम को भी न था बहने को। अंदर की रेत अंदर की रेत मिली मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी, और इस पर अजीब व गरीब नक्शो निगार बने थे। वो पानी के पाँव के निशान था, और सामने लहलहाता हुआ खेत नजर आ रहा था। सबका दिल बेलियों उछलने लगा। फसल कटेगी तो उनका आंगन फूस से भर जाएगा और कोठड़ी अनाज से। फिर खटिया पर बैठकर भात खाने का मजा आएगा। क्या डकारें आएंगी पेट भर जाने के बाद। उन सब ने एक ही बार सोचा। अचानक हूरी के कदम रुक गए। वो सब भी रुक गए। हूरी खेत की तरफ हैरानी से देख रहा था। वो सब कभी हूरी और कभी खेत को देख रहे थे कि अचानक हूरी के जिस्म में जैसे बिजली की सी फुर्ती पैदा हुई। उसने चंद कदम आगे बढ़कर बड़े जोश से आवाज लगाई, अबे कौन है से। और फिर सब ने देखा उन खेत में पकी हुई फसल में कुछ बेचैनी के आसार थे। अब वो सब हूरी के पीछे तेज तेज कदम बढ़ाने लगे। हूरी फिर चिल्लाया, अबे कौन है रे, बोलता क्यों नहीं, कौन फसल काट रहा है मेरी। मगर खेत में से कोई जवाब न मिला। अब वो करीब आ चुके थे और खेत के दूसरे कोने पर दरांती चलने की सड़ाप सड़ाप की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। सब कदरे सहम गए। फिर हूरी ने हिम्मत से ललकारा, कौन है हराम का जना, बोलता क्यों नहीं, और अपने हाथ में पकड़ी दरांती सूंत ली। अचानक खेत के परले हिस्से में से एक ढांचा सा उभरा और जैसे मुस्कुराकर उन्हें देखने लगा हो। मैं हूँ हूरी काका, बजू का। उसने अपने हाथ में पकड़ी दरांती फिजा में हिलाते हुए जवाब दिया। सबकी मारे खौफ के घुटी घुटी सी चीख निकल गई। उनके रंग सर्द पड़ गए और हूरी के होंठों पर गोया सफेद पीड़ी पपड़ी सी जम गई। कुछ देर के लिए वो सब सकते में आ गए और बिल्कुल खामोश खड़े रहे। वो कुछ देर कितनी भी, एक पल, एक सदी या फिर एक युग, उसका उनमें से कोई किसी को अंदाजा न हुआ। जब तक कि उन्होंने हूरी की गुस्सा से कांपती हुई आवाज न सुनी, उन्हें अपनी जिंदगी का एहसास न हुआ। तुम बजूका, तुम, अरे तुमको तो मैंने खेत की निगरानी के लिए बनाया था, बांस की फांकों से, और तुमको इस अंग्रेज शिकारी के कपड़े पहनाए थे जिसके शिकार में मेरा बाप हांका लगा था और वो जाते हुए खुश होकर अपने फटे हुए खाकी कपड़े मेरे बाप को दे गया था। तेरा चेहरा मेरे घर की बेकार हांडी से बना था और उस पर उसी अंग्रेज शिकारी का टोपा रख दिया था। अरे तू बेजान पुतला मेरी फसल काट रहा है, पूरी कहता हुआ आगे बढ़ रहा था, और बजूका बदस्तूर उनकी तरफ देखता हुआ मुस्कुरा रहा था, जैसे उस पर हूरी की किसी बात का कोई असर न हुआ हो। जैसे ही वो करीब पहुंचे उन्होंने देखा फसल 1/4 के करीब कट चुकी है और बजूका उसके करीब दरांती हाथ में लिए खड़ा मुस्कुरा रहा है। वो सब हैरान हुए कि उसके पास दरांती कहां से आ गई। वो कई महीनों से उसे देख रहे थे। बेजान बजूका दोनों हाथों से खाली खड़ा रहता था, मगर आज वो आदमी लग रहा था गोश्त पोस्ट का उन जैसा आदमी। ये मंजर देखकर हूरी तो जैसे पागल हुआ उठा। उसने आगे बढ़कर उसे एक जोरदार धक्का दिया, मगर बजूका तो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। अलबत्ता हूरी अपने ही जोर की मार खाकर दूर जा गिरा। सब लोग चीखते हुए हूरी की तरफ बढ़े। वो अपनी कमर पर हाथ रखे उठने की कोशिश कर रहा था। सबने उसे सहारा दिया और उसने खौफजदा होकर बजूका की तरफ देखते हुए कहा, तू मुझसे भी ताकतवर हो चुका है बजूका, मुझसे जिसने तुम्हें अपने हाथों से बनाया अपनी फसल की हिफाजत के वास्ते। बजूका हस्बे मामूल मुस्कुरा रहा था, फिर बोला, तुम मखवा मखवा खफा हो रहे हो हूरी काका, मैंने तो
सिर्फ अपने हिस्से की फसल काटी है, एक चौथाई, लेकिन तुमको क्या हक है मेरे बच्चों का हिस्सा लेने का? तुम होते कौन हो? मेरा हक है हूरी काका, क्योंकि मैं हूँ और मैंने इस खेत की हिफाजत की है, लेकिन मैंने तो तुम्हें बेजान समझकर यहाँ खड़ा किया था और बेजान चीज का कोई हक नहीं होता। ये तुम्हारे हाथ में दरांती कहाँ से आ गई? बजूका ने एक जोरदार कहकहा लगाया। तुम बड़े बोले हो हूरी काका, खुद ही मुझसे बातें कर रहे हो और फिर मुझको बेजान समझते हो। लेकिन तुमको ये दरांती और जिंदगी किसने दी? मैंने तो नहीं दी थी, ये मुझे आपसे आप मिल गई। जिस दिन तुमने मुझे बनाने के लिए बांस की फांकें चीरी थी, अंग्रेज शिकारी के फटे पुराने कपड़े लाए थे, घर की बेकार हांडी पर मेरी आंखें, नाक, कान और मुंह बनाया था, उसी दिन सब चीजों में जिंदगी कलबला रही थी और ये सब मिलकर मैं बना और मैं फसल पकने तक यहाँ खड़ा रहा और एक दरांती मेरे सारे वजूद में से आहिस्ता आहिस्ता निकलती रही और जब फसल पक गई वो दरांती मेरे हाथ में थी, लेकिन मैंने तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं की। मैं आज के दिन का इंतजार करता रहा और आज तुम अपनी फसल काटने आए हो, मैंने अपना हिस्सा काट लिया, इसमें बिगड़ने की क्या बात? बजूका ने आहिस्ता आहिस्ता सब कहा ताकि उन सबको इसकी बात अच्छी तरह समझ आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब साजिश है, मैं तुम्हें एक तिनका भी ले जाने नहीं दूंगा। पूरी चीका और बजूका ने मुस्कुराते हुए दरांती फेंक दी। गांव की चौपाल पर पंचायत लगी। नीच, पंच और सरपंच सब मौजूद थे। हूरी अपने पोते पोतियों के साथ बीच में बैठा था, उसका चेहरा मारे गम के मुरझाया हुआ था। उसकी दोनों बहुएं दूसरी औरतों के साथ खड़ी थी और बजूका इंतजार कर रहा था। आज पंचायत ने अपना फैसला सुनाना था। मुकदमा के दोनों फरीक अपना अपना बयान दे चुके थे। आखिर दूर से बजूका का खिरमा खिरमा आता हुआ दिखाई दिया। सबकी नजरें उस तरफ उठ गईं। वो वैसे ही मुस्कुराता हुआ आ रहा था। जैसे ही वो चौपाल में दाखिल हुआ, सब गैर इरादी तौर पर उठ खड़े हुए और उनके सर ताजिमाना झुक गए। हूरी ये तमाशा देखकर तड़प उठा। उसे लगा जैसे बजूका ने सारे गांव के लोगों का ज़मीर खरीद लिया है, पंचायत का इंसाफ खरीद लिया है। वो अपने आप को तेज पानी में बेबस आदमी की तरह हाथ पांव मारता हुआ महसूस करने लगा। आखिर सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। हूरी का सारा वजूद कांपने लगा। उसने पंचायत के फैसले को कबूल करते हुए फसल का चौथाई हिस्सा बजूका को देना मंजूर कर लिया और फिर खड़ा होकर अपने पोतों से कहने लगा, सुनो, ये शायद हमारी जिंदगी की आखिरी फसल है। अब ये थल खेत से कुछ दूरी पर है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, अपनी फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी बजूका न बनाना। अगले बरस जब हल चलेंगे, बीज बोया जाएगा और बारिश का अमृत खेत में से कोंपलों को जन्म देगा, तो मुझे एक बांस पर बांधकर खेत में खड़ा कर देना बजूका की जगह पर। मैं तब तक तुम्हारी फसलों की हिफाजत करूंगा जब तक थल आगे बढ़कर खेत की मिट्टी को निगल नहीं लेगा और तुम्हारे खेतों की मिट्टी भुरभुरी नहीं हो जाएगी। मुझे वहां से हटाना नहीं, वहीं रहने देना, ताकि जब लोग देखें तो उन्हें याद आए कि बजूका नहीं बनाना, कि बजूका बेजान नहीं होता। आपसे आप उसे जिंदगी मिल जाती है और उसका वजूद उसे द्रांति थमा देता है और उसका फसल की एक चौथाई पर हक हो जाता है। हूरी ने कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने खेत की तरफ बढ़ा। उसके पोते और पोतियां उसके पीछे थे और फिर उसकी बहुएं और उनके पीछे गांव के दूसरे लोग सर झुकाए हुए चल रहे थे। खेत के करीब पहुंचकर हूरी गिरा और खत्म हो गया। उसके पोते पोतियों ने उसे एक बांस से बांधना शुरू किया और बाकी सब लोग ये तमाशा देखते रहे। बजूका ने अपने सर पर रखा शिकारी टोपा उतारकर सीने के साथ लगा लिया और अपना सर झुका दिया। दोस्तों, अफसाना बजूका सरिंदर प्रकाश का होता है खत्म। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। लेकिन मेरी इजाजत लेने से पहले इस अफसाना को अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह अफसाना जदीदियत के बाद लिखा गया और जदीदियत के सभी अफसाने तजदीदी हैं, बल्कि जिनमें किरदार तो होते हैं लेकिन वो समझ में नहीं आते। वो किरदार ऐसे होते हैं जो इशारिया तौर पर किसी अहम चीज़ को आपके सामने पेश हाजिर रख देते हैं। हो सकता है ये आज़ादी और जागीरदारा निज़ाम के मुतल्लिक लिखा गया हो। अपने दोस्त माजिद को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।